हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके हैं पूर्व भारतेंदु युग और भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल युग या जिसको कहते हैं छायावादी युग। इसका जो समय अवधि है वह 1920 से 1936 या 1938 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, छायावादी या शुक्ल युग को? तो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। पंत, प्रसाद, निराला, देवी। कौन कौन से हैं? पंत, प्रसाद, निराला, देवी। पंत से दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और देवी से हो जाएंगी महादेवी वर्मा जी, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। और पंत जी को कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, जिनका मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। तो छायावाद के आधार स्तंभ 4 हो जाएंगे, पंत, प्रसाद, निराला, देवी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कौन कविता करता था? तो जयशंकर प्रसाद जी करते थे। और इनकी ब्रज भाषा की जो कविताएं हैं वो चित्राधार में संकलित हैं। अब छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, जो लेखक हैं, हमें वो पढ़ने हैं। इनके नाम हमें इसलिए याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होता है कौन छायावाद से हैं और कौन नहीं हैं। तो दोस्तों 4 मैंने अभी आधार स्तंभ बताए थे आपको। पंत, प्रसाद, निराला, देवी। पंत, प्रसाद, निराला, देवी, ये हो जाएंगे 4 आधार स्तंभ। और आगे उसके बाद दूसरे जो इसमें हम पढ़ेंगे 4 ये हो गए। फिर बोलेंगे रामचंद्र ने 1000 गुलाब बक्सी को दुलार में दिए। तो रामचंद्र ने 1000 गुलाब बक्सी को दुलार में दिए। रामचंद्र से दोस्तों रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, गुलाब से बाबू गुलाब राय, बक्सी से पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी हो जाएगा और दुलार से हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। तो क्या बना? पंत, प्रसाद, निराला, देवी। रामचंद्र ने 1000 गुलाब बक्सी को दुलार में दिए। तो क्या बन जाएगा? रामचंद्र ने 1000 गुलाब बक्सी को दुलार में दिए। दुलार से दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी, बक्सी से पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी, गुलाब से बाबू गुलाब राय, 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। और पंत, प्रसाद, निराला, देवी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो पंत, प्रसाद, निराला, देवी, रामचंद्र ने 1000 गुलाब बक्सी को दुलार में दिए। आगे दोस्तों क्वेश्चंस अगर आए कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में साहित्य सृजन किसने किया? दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी और बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी और छायावादी दोनों युग में साहित्य का सृजन किया है। अब सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी रचनाएं कैसे याद करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। क्या है? गोसाई दत्त। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। और जैसे एक फॉरेन के पोएट थे जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो नेचर पर वो भी पोएम्स लिखते थे और यह भी प्रकृति पर लिखते थे, इसीलिए इनको हिंदुस्तान का वर्ड्सवर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान का वर्ड्सवर्थ कहते हैं। अब इनकी रचनाएं कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो युगो युगांतर पहले एक युगवाणी हुई थी। तो एक रचना हो गई युगान और दूसरी हो जाएगी युगांतर। तो युगो युगांतर पहले एक युगवाणी हुई थी, रचना हो गई युगांत, युगांतर, युगवाणी। क्या हुई थी कि एक कलाकार आएगा और अपनी कलाकारी दिखाएगा। तो गांव वालों ने पूछा कब आएगा? तो बताया उस भविष्यवाणी में कि जिस दिन चांद बूढ़ा हो जाएगा उस दिन कलाकार आएगा। तो क्या हो गया? युगांत, युगांतर, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद। वो दिन आ गया दोस्तों जब चांद बूढ़ा हो गया। तो चांद जब निकला तो उसकी जो किरणें होंगी वो कैसी होंगी? सोने जैसी होंगी, येलो, क्योंकि चांद जो है हल्का येलो कलर में हो गया था। तो जो स्वर्ण किरणें हैं वो उत्तरी, उत्तरी से दोस्तों क्या हो गया? उत्तरा,
कहाँ पर उतरी? गांव में, गांव से हो जाएगा ग्राम्या, ग्राम, गांव क्योंकि रचना जयशंकर प्रसाद की है, जबकि ग्राम्या जो है सुमित्रानंदन पंत की है। तो कहाँ उतरा? ग्राम में, ग्राम से ग्राम्या। और वो कहाँ पर पड़ी? धूल पड़ गई यहाँ, कहाँ पर? धूल पर पड़ी स्वर्ण किरण, इसलिए स्वर्ण धूल हो जाएगा। तो क्या बन गया दोस्तों? युगो युगांतर पहले एक युगवाणी हुई, युगों से युगांत, युगांतर, युगवाणी, और कला और बूढ़ा चांद, कलाकार आएगा उस दिन चांद बूढ़ा हो जाएगा। स्वर्ण किरण उत्तरी से उत्तरा, कहाँ? ग्राम में, ग्राम से ग्राम्या, और धूल पर पड़ी तो हो जाएगा स्वर्ण धूल। अब आगे क्या होता है? गांव में एक लड़की है जिसका नाम है गुंजन। क्या नाम है? गुंजन। तो गुंजन जो है वो वीणा बजा रही थी। क्या बजा रही थी? वीणा। कैसे? ग्रंथि से। वो गाना गा रही थी और वीणा बजा रही थी। तो गुंजन वीणा बजा रही थी और ग्रंथि से, तो हो जाएगा रचना गुंजन, वीणा और ग्रंथि हो जाएगा। अब दूसरी एक लड़की थी जिसका नाम शिल्पी, और एक और लड़की थी जिसका नाम चिदम्बरा था। क्या नाम था? शिल्पी और चिदम्बरा। ये दोनों नृत्य कर रही थी। क्या पीटते हुए? पल्लो पीटते हुए। पल्लो मीन्स दरवाजा। तो शिल्पी और चिदम्बरा जो है नृत्य कर रही थी, डेट मीन्स लोकायतन कर रही थी, पल्लो को पीटते हुए। तब गुंजन ने कहा चलो वो जो कलाकार आया है कलाबाजी देखने हम लोग चलते हैं। तो ज़बरदस्ती बुलाकर ले जाती है, क्योंकि चिदम्बरा और शिल्पी हार मान लेती। हार का अर्थ हुआ वो दोनों संन्यास ले लेती हैं, तो विदा हो जाएगी उपन्यास। दोस्तों चिदम्बरा लिखा 1968, पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा नामक रचना पर मिला था। पंत के कंबर, अंबर से चिदम्बर, चिदम्बरा 68 में। तो पंत ने कंबर खरीदा कितने में? 68 में। तो हो जाएगा चिदम्बरा 1968। तो क्या बन गया दोस्तों? युगांत, युगवाणी, युगांतर, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण उत्तरी, उत्तरा, ग्राम से ग्राम्य, स्वर्ण धूल, गुंजन, वीणा, ग्रंथ, शिल्पी, चिदम्बरा, लोकायतन, पल्लो और हार। क्या हो गया? हार क्या है? उपन्यास है। याद हो गया? युगो युगांतर पहले युगवाणी हुई कि एक कलाकार आएगा उस दिन चांद क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। तो कला और बूढ़ा चांद हो जाएगा। स्वर्ण किरणें उतरी, तो स्वर्ण किरण, उत्तरा से उत्तरा, ग्राम्य, स्वर्ण धूल, गुंजन, वीणा, ग्रंथ, शिल्पी, चिदम्बरा कर रही थी लोकायतन, हो जाएगा लोकायतन। और फिर दोस्तों हार मान लिया, हो जाएगा हार, जो कि क्या है? उपन्यास। अगले अब हो गया पंत, फिर आएंगे प्रसाद, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन में दो दो नायिकाएं आती हैं, एक आती हैं कामायनी और दूसरी आती हैं इरावती। कामायनी और इरावती। तो इनको इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है इरावती से, और ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। लेकिन इरावती के जो पापा हैं वो मानते नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी क्या करेंगे? पैसा कमाने जाते हैं ताकि खूब सारा पैसा हो जाए और इनसे शादी कर सकें। तो एक गांव से जाते हैं। तो ये कहानी जयशंकर प्रसाद की है। डेट मीन्स गांव की जो विधा है वो क्या है? कहानी है। जब सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास नई कविता युग तक, तब हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी विधाएं भी बताई जाएंगी जितनी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ये गांव से निकलते हैं और चले जाते हैं वहाँ पर, कहाँ जाएंगे? दूसरे देश जाते हैं, सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, अरब में रहते हैं, और वहाँ पर ये बन जाते हैं पथिक। वहाँ बालू ही बालू सब है, रेगिस्तान है। तो किसके प्रेम में गए? इरावती के, इसलिए कैसे पथिक? प्रेम पथिक। मैंने एक पथिक भी रचना पढ़ाई है पहले। तो ये बन जाते हैं पथिक प्रेम में, तो हो गया प्रेम पथिक। वहाँ इनको रेगिस्तान में दिखता है एक सांप, बालू है इसलिए सांप दिखेगा कैसा? सुनहरा। तो क्या हो जाएगा? सुनहरा सांप हो जाएगा। बहुत ज़ोर से भागते हैं और एक पेड़ के नीचे पहुँचते हैं, पेड़ की छाया में बैठते हैं। अब वहाँ से देखते हैं कि कलकल करता हुआ एक क्या बह रहा है? झरना बह रहा है। तो दोस्तों झरना बह रहा है और वहाँ पर एक ध्रुव है। वहाँ की जो स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी, वो एक लड़की है और उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम कामायनी है। तो ये गांव से निकले, बन गए प्रेम पथिक। वहाँ रेगिस्तान में देखा सांप, सुनहरा सांप, दौड़ के भागे पेड़ की छाया के नीचे, छाया, और कलकल करता हुआ क्या देखा? झरना। और वहाँ की जो स्वामिनी थी वो ध्रुव स्वामिनी, वो एक लड़की थी जिसका दोस्तों नाम था कामायनी। क्या नाम था? कामायनी। जो लगाए थे कानों में क्या? कुसुम। अब एक कानन कुसुम क्या है?
जो छोटे बच्चे होते हैं वो सरसों या किसी और जो पौधे होते हैं उनके पुष्प लगाकर उसके झुमकी और ये कंगना सब बनाते थे, छोटे छोटे फूल माला। तो वही हो गया, कानों में वो कुसुम का फूल लगाए थी, तो हो गया कानन कुसुम। तो गांव से निकले प्रेम पथिक, देखा सुनहरा सांप, पेड़ की छाया में बैठ गए, तो हो जाएगा क्या, छाया। और कलकल करता हुआ झरना, वहाँ की जो स्वामिनी है ध्रुव की, जिसका नाम कामायनी है, वो कानों में लगाए है कुसुम। तो रचना हो जाएगी दोस्तों क्या, कानन कुसुम। अब ये उससे मांगते क्या हैं, उससे ये मांगेंगे एक घूंट पानी, किससे, कामायनी से। तो वो कहेगी नहीं मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। तो बोले कि आपको मुझसे करना पड़ेगा शादी, तब जाकर हम आपको पानी देंगे। तो वो पानी जयशंकर प्रसाद हाँ कर लेते हैं, लेकिन वो कहे कि नहीं, पहले जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए शादी करनी पड़ेगी। तो जन्मे जय का नाग यज्ञ हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेजेडी हो जाती है, जयशंकर प्रसाद को इश्क है किससे, इरावती से, और कामायनी को प्रेम है जयशंकर प्रसाद से। और एक दूसरे हैं आकाशद्वीप के मालिक, आकाशद्वीप के कौन मालिक हैं, इंद्र हैं, उनको भी शादी करनी है किससे, कामायनी से। तो वो कहते हैं कि हम तो तुमको कामायनी इतनी जल्दी से जाने देने वाले नहीं हैं। तो वो दो गुप्तचर भेजते हैं कि जाओ देख के आओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कामायनी के साथ ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो दो गुप्तचर भेजते हैं, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ये दोनों लोग पता करने आते हैं, लेकिन वो राजकुमारी है कहाँ की, उस ध्रुव की, ध्रुव स्वामिनी है, इसलिए इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। अभी एक लेडीज़ गुप्तचर भेजते हैं, मैसेंजर, जिसका नाम है राजश्री। क्या नाम है, राजश्री। वो पता लगाती है, तो पता चलता है कि नहीं, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है, कामायनी खुद शादी करना चाहती है। अब क्या होगा, ये बात सुनकर के इंद्र के अंदर की जो ममता थी वो आंसुओं के रूप में बहने लगी। कैसे, लहर के रूप में, इतनी ज़ोर से बही कि उसके धार बन गए, और ये चित्र साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो हो जाएगा चित्रा धार। तो क्या बन गया, एक घूंट पानी मांगी, और मांगा जयशंकर प्रसाद ने, वो बोली जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए शादी करना पड़ेगा, यानी जन्मे जय का नाग यज्ञ। अब आकाशद्वीप के एक राजा हैं जिनका नाम इंद्र है, और दो गुप्तचर हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। एक लेडीज गुप्तचर है जिसका नाम है राजश्री। यह सुनकर के उनके अंदर की जो ममता थी, जब जानकारी लेकर गई, तो वो आंसू और लहर के रूप में बहने लगी धारा के जैसे। तो हो जाएगा चित्रा धार। अब इंद्र को आ गया बहुत जोर से गुस्सा। उन्होंने कहा कि कामायनी, अगर तुम हमारी नहीं हो तो हम तुम्हें किसी और का होने नहीं देंगे। तो इंद्र ने एक जोर की चलाई आंधी, और जब आंधी चलती तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, प्रतिध्वनि आती है, शाय शाय की आवाज़ें आती हैं। तो इंद्र ने फेंक दिया तुरंत, जब आंधी चली तो इंद्र ने फेंका एक जाल। क्या फेंका, जाल। रचना हो जाएगी दोस्तों इंद्र जाल। तो इंद्र ने एक फेंक दिया जाल, इंद्र जाल, और उसमें फंसनी चाहिए थी, किसको कैप्चर होना चाहिए था, कामायनी को, लेकिन बेचारी फंस गई एक तितली, उसका निकल गया कंकाल। ये देखकर उनके अंदर दया आई, इंद्र के अंदर। उन्होंने कहा मैं इसका क्या करूँगा, प्रायश्चित करूँगा। तब उन्होंने, जो उनके दुश्मन थे, कौन, जयशंकर प्रसाद हुए आज़ाद शत्रु थे, उन्हें पुरस्कार के रूप में कामायनी को दे दिया, और कामायनी की शादी हो गई किससे, जयशंकर प्रसाद से। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी में अधूरी कौन रह गई, वो रह गई कौन, इरावती, क्योंकि शादी तो कामायनी से हो गई, इन्हीं के चक्कर में गए थे जयशंकर प्रसाद, लेकिन इनसे शादी ही नहीं हो पाई। तो ये अब क्या करेंगी, अपने जीवन में ले लेंगी संन्यास, और संन्यास से दोस्तों विधा हो जाएगी उपन्यास, अपूर्ण रहेगी। इसीलिए क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण या अधूरे उपन्यास का नाम लिखो। तो अधूरा उपन्यास दोस्तों क्या है, इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। अब एक बार जल्दी से सारा क्लिक कर लेते हैं, फिर इसकी विधाएं भी कुछ हम बता दें। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन में दो दो नायिकाएं आती हैं, कामायनी और इरावती। जयशंकर प्रसाद गांव से निकल लेते हैं, इनके इश्क में किसके, इरावती के, बन जाते हैं पथिक, प्रेम पथिक। वहाँ देखेंगे सुनहरा शाम, और भागेंगे, जाएंगे पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाएंगे। कलकल करता हुआ क्या है, झरना है। वहाँ की जो स्वामिनी है उस ध्रुव की, वो कौन है, कामायनी है। और जो कानों में लगाए है दोस्तों क्या, कुसुम। तो हो जाएगा रचना क्या, कानन कुसुम हो जाएगा। अब वहाँ उनसे जयशंकर प्रसाद मांगते हैं एक घूंट क्या, पानी, नहीं मिलता है। और फिर वो कहते हैं जन्म जन्म का साथ निभाना होगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ करना होगा। आकाशद्वीप के राजा हैं जिनका नाम है इंद्र, और उन्होंने गुप्तचर भेजा पता लगाने के लिए
स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त एक लेडीज थी जिसका नाम राजश्री था। पता लगाकर इंद्र को बताती तो इंद्र के अंदर की ममता जो है आंसुओं के रूप में लहर का रूप ले लेती है और ये इसकी जो धारा है बहने लगती है। इसका चित्र साफ साफ दिखाई देता है। तो रचना हो जाएगी दोस्तों क्या, चित्राधार हो जाएगा। अब इंद्र ने चलाई एक जोर की आंधी और आवाज़ आई तो इंद्र ने फेंका एक जाल, फंस गई तितली, निकल गया कंकाल। इंद्र ने किया प्रायश्चित, आजाद शत्रु को दे दिया पुरस्कार। कामायनी के रूप में अधूरी रह गई इरावती, इसलिए ले लिया संन्यास, विधा हो जाएगी उपन्यास। अब दोस्तों जो नाटक है इनको कैसे याद रखें। इस कहानी में जितने लोगों ने नौटंकी की है वो उसकी सारी विधा है नाटक। जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामी, ये सब किए हैं नौटंकी, इसलिए ये है क्या, नाटक। अब जिन जिन लोगों ने ले लिया हो संन्यास उनकी विधा कर दो उपन्यास। तितली बेचारी मर गई, उसका कंकाल निकल गया, उसने उपन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया, इसकी विधा हो जाएगी उपन्यास। अधूरी कौन रह गई, इरावती, इसकी भी विधा दोस्तों क्या हो जाएगी, उपन्यास। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया है। अब हो गए पंत प्रसाद, आगे बढ़ेंगे निराला। अब पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें काफ़ी सारे नाम हैं। एक लड़की है जिसका नाम अनामिका है, दूसरी अणिमा है, तीसरी आराधना है और चौथा लड़का है परिमल। तो अनामिका, अणिमा, आराधना, परिमल जो है तुलसीदास की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए गीत गूंज रहे हैं, यानी गीत को बोल रहे हैं, गीतिका हो जाएगा, गीत गूंज गीतिका। फिर क्या कहते हैं, ऐसे तो पूजा करना नहीं, फूल उल होना चाहिए, इसीलिए एक छपरा से हो जाएगा दोस्तों अपरा। ये ले आएंगे क्या, जूही की कली, क्या ले आएंगे, जूही की कली और कुकुरमुत्ता के नए पत्ते ले आएंगे तुलसीदास की पूजा करने के लिए। तो क्या बना, अनामिका, अणिमा, आराधना, परिमल तुलसीदास की पूजा करने के लिए गीत गूंजते हुए गीतिका को छपरा से ले आते हैं क्या, जूही की कली और कुकुरमुत्ता के नए पत्ते। तो अनामिका, अणिमा, आराधना, परिमल, तुलसीदास, गीत गूंज, गीतिका, अपरा, जूही की कली, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये रचना हो जाएगी किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी की रचना के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनको कहते हैं क्या, आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। तो देखा जाए जब महादेवी वर्मा जी हैं, जब ये छोटी थी तो लोग कुछ ना कुछ पालते हैं, इन्होंने भी पाला क्या, गिल्लू पाला। इनकी शादी हो गई और ये अपनी ससुराल चली गई। वहाँ पर जो बीते हुए चित्र हैं, डेट मीन्स जो अतीत के चित्र हैं, वो इनकी आंखों में साफ साफ चलते हैं, तो हो जाएगा अतीत के चलचित्र। और अतीत के चलचित्र में क्या, उनको स्मृति दिखाई देती है, उसके चित्र बनते हैं, इसलिए हो जाएगा स्मृति चित्र। और जो स्मृति की रेखाएं हैं वो साफ साफ इनके चेहरे पर दिखती हैं। तो महादेवी वर्मा ने क्या पाला, गिल्लू पाला, और अतीत के चलचित्र चल रहे थे उनकी आंखों में, स्मृति चित्र हो जाएगा, स्मृति की रेखाएं। और उन स्मृति में ये जकड़ जाती हैं, डेट मीन्स श्रृंखला की कड़ियाँ इनको याद की क्या कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं। अब इनके पति कहते हैं तुम कहाँ खोए हो, तो कहती नहीं अब मैं यहाँ से जा रही हूँ गांव, यानी गिल्लू के पास। तो कहते नहीं तुमको नहीं जाना है, इसलिए वो एक खींच देते हैं रेखा, कहते हैं ये अग्नि रेखा, इसको तुम्हें पार नहीं करना। तब महादेवी वर्मा जी फ़ोन करते हैं अपनी सहेली को जिसका नाम है दीपशिखा। क्या नाम है, दीपशिखा। दीपशिखा के पास एक बाइक है जिसका नाम है दोस्तों क्या, यामा। अब यामा 1982 की एक फेवरेट बाइक है, 1982 की यमहा यानी यामा। और ये 82 से मतलब क्या हुआ, ये 1 लीटर पेट्रोल में 82 किलोमीटर चलती थी। तो 1982 पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पर मिला, यामा नामक रचना पर। अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सुमित्रानंदन पंत के कंबर 68 में, 1968 में चिदम्बरा पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरा 1982 में मिला किसको, महादेवी वर्मा को। तो ये यामा बाइक मंगाती हैं और अपने बच्चों को उस पर बिठाती हैं, किसको, रश्मि, निहार, नीरजा को बैठाती हैं। ये बन गया पूरा का पूरा महादेवी का क्या, परिवार। तो कहती हैं मेरा परिवार। ये लोग साथ में चले जाते हैं कहाँ, पथ पर। तो क्या हो गया, पथ के साथी। शाम के समय घर से भागेंगे तो गीत गाते हुए क्या हो गया, शांत गीत। और कहाँ जाएंगे, हिमालय। कहाँ, हिमालय। तो हो गया दोस्तों हिमालय। इस तरह से साहित्यकार की आस्था का क्या हो गया, अंत हो गया। तो साहित्यकार की आस्था, तो फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि महादेवी वर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्होंने गिल्लू पाला, तो गिल्लू, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और अग्नि रेखा,
दीपशिखा, बाइक लिया यामा, लड़के थे रश्मि निहार नीरजा, बन गया परिवार मेरा परिवार, पथ के साथी हैं, सांध गीत गाते हुए, हिमालय पर चले गए। इस प्रकार से साहित्यकार की आस्था का अंत हो गया। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने 11 वर्ष का समय लगा दिया क्या पढ़ने में? हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो 11 वर्ष का समय लगा दिया हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में। इससे ये पड़ गए चिंता में कि यार हमने इतना समय व्यर्थ कर दिया। तो चिंता से पड़ गए चिंतामणि। दोस्तों चिंतामणि एक जो हैं वो राइटर पोएट भी हैं जिनका नाम चिंतामणि है। उनकी एक रचना थी श्रृंगार मंजरी। तो ये चिंतामणि रचना है, वो रचनाकार थे। तो ये पड़ गए चिंता में और अपने विचारों को ये कह नहीं पा रहे थे, किसी से असमर्थ थे। गाते थे ये किससे कहें कैसे ये कहें। तो ये विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ थे। तो इन्होंने पी लिया रस। क्या पी लिया? रस। क्या हो गया? रस मीमांसा। और पहुंच गए अपने विचारों को कहने, किससे? त्रिवेणी से। और अब जाकर के त्रिवेणी से अपने मन की बात बोल देंगे। तो क्या बन गया दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लगा दिया हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में, और इससे पड़ गए ये चिंता में। तो चिंता से हो जाएगा दोस्तों चिंतामणि। विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, विचार भी थी। पी लिया रस, रस मीमांसा। और पहुंच गए बात कहने किससे? त्रिवेणी से। त्रिवेणी से जाकर के सब कुछ कह दिया। तो रचना हो जाएगी त्रिवेणी। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजार ये सूत्र उसी पर चल रहा कि रामचंद्र शुक्ल ने 1000 गुलाब दिए बख्शी को। तो 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे। तो कुटिया से दोस्तों हो जाएगा कुटज। और विचार इनके अंदर बड़ी जोर से प्रवाहित हो रहे थे। तो विचार प्रवाह, और वो दिन का समय नहीं था, रात का समय था जब चंद्रमा चमक रहा था। तो ये हो गया चंद्र। ठीक। तो चंद्रमा के प्रकाश में इन्होंने एक लेख लिखा। तो क्या हो गया? चंद्र लेख। किसके लिए? एक लड़की के लिए जिसका नाम था दोस्तों चारू। क्या नाम था? चारू। चारू के लिए चंद्रमा के प्रकाश में इन्होंने लिख दिया क्या? लेख। तो रचना हो गई दोस्तों चारू चंद्र लेख। इतना ज़्यादा लेटर में लिखा कि उसे पूरा का पूरा बना दिया अनामदास का पोथा। अब लेटर इनका कंप्लीट हो गया। तो उसमें एक रख देंगे अशोक का फूल। क्या रख देंगे? अशोक का फूल। किसमें? उसी लेटर यानी निबंध में। तो अशोक के फूल की विधा दोस्तों क्या हो जाएगी? निबंध। कई बार पुटअप हुआ क्वेश्चन यहाँ पे कि अशोक के फूल रचना की विधा क्या है? तो क्या है? निबंध है। अब इनके एक दोस्त रहे, वो भी टोपा टाइप के थे। ठीक। तो उनके दोस्त का नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। अब ये कालिदास के साथ बनाएंगे लालित्य योजना। क्या बनाएंगे? लालित्य योजना। तो रचना हो गई कालिदास की लालित्य योजना। और पहुंच जाएंगे वो लेटर देने किसको? चारू को। अब जब चारू को लेटर देने जाएंगे तो चारू के पापा काफ़ी खतरनाक हैं, जस्ट लाइक अमरीश पुरी। तो वो कहते हैं कि हम जो है तुमको नहीं मिलने देंगे। तो वो क्या करते हैं? अपना बाण निकालते हैं और मार देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो बाण से भट्टे कर दिया, उनकी आत्मा निकाल दी। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जी। तो जो आत्मकथा किसकी? बाण भट्ट की आत्मकथा। अब वो अगर मर जाएंगे तो वो अपने जीवन से क्या ले लेंगे? संन्यास। तो इनकी विधा हो जाएगी दोस्तों क्या? उपन्यास। अब फिर से पढ़ लेते हैं, कहानी के द्वारा आपको याद हो चुका होगा। तो कुटज में बैठे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं विचार। तो विचार प्रवाह। चंद्रमा के प्रकाश में लिख दिया एक लेख, चंद्रलेख। किसकी याद में? चारू के लिए। तो चारू चंद्र लेख। अब अनामदास का बन गया पूरा का पूरा पोथा, और उस निबंध में रख लिया अशोक के फूल। और कालिदास जी के साथ बनाया लालित्य योजना। हो गया। एक लड़का था जिसका नाम कालिदास था। तो ये वो कालिदास नहीं है जो मेघदूत की जिन्होंने रचना की, एक कालिदास लड़का है, उसके साथ बनाया लालित्य योजना। और पहुंच गए देने, और उनके पप्पा ने चला दिया बाण। हो गया बाण भट्ट, उसकी निकल गई आत्मा। तो बाण भट्ट की आत्म कथा। ले लिया संन्यास। दोस्तों विधा हो जाएगी क्या? उपन्यास। अब पढ़ते हैं बाबू गुलाब राय। क्या पढ़ेंगे? बाबू गुलाब राय। तो इसको कैसे याद रखें? तो हम बोल सकते हैं कि बाबू गुलाब राय जी मेरी असफलताओं पर क्या से क्या होकर, नर से नारायण होकर,
गाना गा सकते हैं यहाँ पर, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो मेरी असफलताएं देखकर नर से नारायण होकर बाबू गुलाब राय जी कहाँ चले, ठलुहा क्लब चले। तो बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं देखकर नर से नारायण होकर ठलुहा क्लब चले। तो मेरी असफलताएं देखकर नर से नारायण होकर बाबू गुलाब राय ठलुहा क्लब चले। तो बाबू गुलाब राय जी की रचना है मेरी असफलताएं, नर से नारायण और ठलुहा क्लब। अगले हैं दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ये इनकी यहाँ से विधाएं पूछता है ज़्यादा। तो इनके पास एक पागल आया जो कुछ बिखरे पन्ने लिए हुए था। क्या लिए हुए था? कुछ बिखरे पन्ने लिए हुए था। और गांव में एक सभा चल रही थी जिसमें पंच लोग बैठे थे। तो दोस्तों एक रचना है कौन सी? पंचपात्र। क्या है? पंचपात्र। ये पंचपात्र लिखा है दोस्तों, पंचपात्र। तो गांव में पंच लोग बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा कि क्या लिखूं। उस पागल ने पूछा क्या लिखूं। तो दोस्तों क्या, कुछ बिखरे पन्ने और पंचपात्र से पूछा क्या लिखूं। तो उन पंचपात्र में दो लोग थे जिनका नाम था तीर्थ सलिल और पदम वन। क्या नाम था? तीर्थ सलिल और पदम वन। तो उन्होंने कहा इस पागल को कुछ ना कुछ दे दो लिखने के लिए, वरना यह कहता ही रहेगा कि क्या लिखें। तो इन लोगों ने कहा पागल से कि प्रबंध पारिजात और मकरंद बिंदु पर तुम निबंध लिख डालो। किस पर? निबंध लिख डालो, मकरंद बिंदु और प्रबंध पारिजात पर। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। कुछ बिखरे पन्ने लेकर एक पागल आया और पंचपात्र से पूछा क्या लिखूं। तो तीर्थ सलिल और पदम वन ने कहा तुम प्रबंध पारिजात और मकरंद बिंदु पर क्या लिख डालो? निबंध लिख डालो। तो दोस्तों कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, क्या लिखूं, तीर्थ सलिल, पदम वन, मकरंद बिंदु और प्रबंध पारिजात, इन सब की विधा है क्या? निबंध। क्योंकि कहा है इससे लिख डालो, तो इससे का मीन्स क्या हो गया? निबंध लिख डालो। तो उसने, वो पागल था, उसको लिखना उखना तो आता नहीं, उसने उल्टा सीधा ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे लिख डाला। तो ये देख करके इन लोगों की आंखें झलमला गईं। तो ये कहते हैं ये देख करके ये समझ में ना आए ये क्या माजरा है। तो इसको देख कर कुछ समझ नहीं पाते ऐसे ऐसे ये क्या लिख दिया है। तो ये कहते हैं भैया ये कौन सी कहानी लिख डाले हो, जिसे देखकर आंखें क्या हो गई? झलमला गई। तो दोस्तों झलमला की जो विधा है वो कहानी है। पद्मलाल पुन्नालाल की अक्सर रचनाएं देता है, विधा पूछता तो लोग निबंध लगा देते हैं, जबकि झलमला की जो विधा है वो क्या है? कहानी है। याद हो गया होगा। तो जो बिखरे पन्ने हैं दोस्तों वो बख्शी जी की है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। जबकि बिखरे मोती मैंने पढ़ाया है सुभद्रा कुमारी चौहान, याद करिए, मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी और बिखरे मोती रचना थी। तो बिखरे पन्ने बख्शी जी के, जबकि बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है। याद हो गया। तो कुछ बिखरे पन्ने लेकर पंचपात से पूछा क्या लिखूं। तीर्थ सलिल और पदम वन ने कहा प्रबंध पारिजात और मकरंद बिंदु पर क्या लिख डालो? इससे लिख डालो। तो ये सारी रचना दोस्तों बिखरे पन्ने, कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात, क्या लिखूं, तीर्थ सलिल, पदम वन, प्रबंध पारिजात, मकरंद बिंदु, ये सब की विधा क्या है? निबंध है। और झलमला की दोस्तों विधा क्या है? कहानी है। बिखरे पन्ने बख्शी जी की रचना है, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अब बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी या भी छायावादी में आते हैं, इनको अलग से पढ़ लेते हैं। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं ये उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं तो इनकी रचनाओं को भी हम एक ट्रिक से पढ़ सकते हैं। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी थे इनके वहाँ काकी थी। काकी बहुत ज़्यादा क्या थी? बूढ़ी थी। तो बूढ़ी काकी को जब वो यंग थी तो परम ईश्वर की कृपा से पुत्र होते हैं कितने? 5। तो हो जाएगा पंच परमेश्वर। 2 बनते हैं खिलाड़ी किसके? गुल्ली डंडा के, तो हो जाएगा गुल्ली डंडा। और 2 खिलाड़ी बनते हैं शतरंज के, तो हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी। अब बचा एक जिसने पढ़ाई लिखाई की और वो बन गया दरोगा। किसका? नमक का दरोगा। तो बूढ़ी काकी को परम ईश्वर की कृपा से पुत्र हुए 5, पंच परमेश्वर। 2 बन गए गुल्ली डंडा के खिलाड़ी और 2 बन गए शतरंज के खिलाड़ी। एक बन गया नमक का दरोगा। अच्छा खासा पैसा उसने अपने लाइफ में ईमानदारी से अर्न किया और बनवा लिया एक बड़ा सा घर, शादी कर ली। अब उस घर में एक बेटी हुई, बड़े से घर में। तो क्या बना? बड़े घर की बेटी। कहाँ? घर में। घर से दोस्तों सदन हो जाएगा। तो सदन में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था दोस्तों क्या? उर्मिला, सॉरी निर्मला। और आप उर्मिला भी पढ़ चुके हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना याद करिए, अपलक,
उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा। ठीक है, याद आया। तो बड़े घर की बेटी, सेवा सदन, निर्मला। अब उस निर्मला को भगवान ने दिया एक वरदान, भगवान ने दिया एक वरदान कि कर भला तो हो भला। तो वो कहेगी हम इस सदन में पिताजी की करेंगे क्या, सेवा। तो रचना हो जाएगी दोस्तों सेवा सदन। सेवा करती गई, बड़ी हो गई, उसको प्रेम हो गया प्रेमाश्रम से। क्या हो गया, प्रेम हो गया प्रेमाश्रम से। अब होता क्या है, तो जो प्रेमाश्रम है वो तालाब का मालिक है। तालाब का नाम दोस्तों क्या है, मानसरोवर। याद करिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक रचना मैंने पढ़ाई थी, उसमें प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। जबकि जो मानसरोवर है वो मुंशी प्रेमचंद जी की। इतना क्लियर हुआ। तो एक काकी थी बूढ़ी, परमेश्वर की कृपा से, पंच परमेश्वर की कृपा से पुत्र हुए 5। 2 बन गए गुल्ली डंडा के खिलाड़ी, 2 बन गए शतरंज के खिलाड़ी, 1 बन गया नमक का दरोगा। और होता क्या है, बड़े घर की बेटी का एक जन्म होता जिसका नाम है निर्मला, उस सदन में, जिसको भगवान ने दिया एक वरदान, कर भला तो हो भला, हो जाएगा कर भला। वो करती इस सदन में पिताजी की सेवा, रचना हो जाएगी सेवा सदन। सेवा करती गई, इसको एक प्रेम हो गया एक लड़के से जिसका नाम प्रेमाश्रम। वो मानसरोवर तालाब का मालिक है, वहीं पर भूमि पे वो कर्म करता है। तो दोस्तों कर्म भूमि, और भूमि का रंग कैसा है, रंगीन, इसलिए रंग भूमि। तो हो जाएगा कर्म भूमि और रंग भूमि। अब इनकी जो बात है प्रेम की वो पता चल जाती है इनके पिताजी को, तो वो मिलने नहीं देते इनको। तब ये एक पत्र भेजती है अपनी सहेलियों के द्वारा। सहेलियों का नाम है मर्यादा, हंस और माधुरी। मर्यादा, हंस और माधुरी पत्र भेजेगी। डेट मीन्स मर्यादा, हंस और माधुरी की जो विधा है वो क्या है, पत्रिका है। अब होता क्या है दोस्तों आगे, जब ये छोटी थी इसके पिताजी ने इसको दिया था गाय का दान। तो दोस्तों क्या हो गया, गोदान। निर्मला को दिया था गोदान। वो कर गई उसका गबन और मंगा लिया उससे क्या है, कफन। और रात बहुत खतरनाक थी, कब की थी, पूस की रात में उसने भागने का प्लान किया। जब कफन ओढ़ ली तो उसने कर लिया अपनी काया को कल्प। तो हो गया दोस्तों काया कल्प। बचते बचाते पहुंची पहले कहाँ, ईदगाह, और ईदगाह से पहुंच गई कहाँ, मानसरोवर, जहाँ पर वो प्रेमाश्रम रहता था। अब यहाँ से दोनों लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम भाग जाएंगे। ये कहते हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथ ही मरते दम तक। तो ये यहाँ से प्रतिज्ञा कर लेंगे, शादी करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों मंगलसूत्र तो लाना भूल ही गए, मंगलसूत्र लाना भूल गए। अब क्या होगा, मंगलसूत्र है नहीं तो ये शादी अधूरी रह जाएगी। तो वो जो प्रेमाश्रम है नाराज़ होकर इनको छोड़कर चला जाता है। तो लड़की क्या हो गई, अनाथ हो गई। ये कथा कितने बैलों की है, 2 बैलों की है, एक प्रेमाश्रम, दूसरी वो लड़की निर्मला। तो 2 बैलों की कथा। अब जो लड़की अनाथ हो गई है वह भी क्या करेगी, अपने जीवन में ले लेगी संन्यास। क्या ले लेगी, संन्यास। और दोस्तों इसकी विधा हो जाएगी उपन्यास। मंगलसूत्र की वजह से शादी अधूरी रह गई, इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे मंगलसूत्र। क्या लगाएंगे, मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। आया समझ में दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो बूढ़ी काकी को परमेश्वर की कृपा से पुत्र हुए 5। तो हो जाएगा पंच परमेश्वर। 2 बन गए गुल्ली डंडा के खिलाड़ी और 2 बन गए शतरंज के खिलाड़ी और 1 बन गया नमक का दरोगा। बड़ा सा घर बनाया, उसमें एक बेटी हुई, बड़े घर की बेटी। कहाँ, उस सदन में। नाम रखा निर्मला। निर्मला को भगवान ने दिया वरदान, कर भला तो हो भला। और उसने कहा इस सदन में मैं करूँगी अपने पिता की सेवा। रचना हो गई दोस्तों सेवा सदन। अब इसको प्रेम हो गया प्रेमाश्रम से, और जो तालाब का मालिक है मानसरोवर, वहाँ कर कर्म भूमि और रंग भूमि, भूमि पर करता है रंगीन वाली कर्म, इसलिए कर्म भूमि और रंग भूमि। पत्रिका लेकर गई मर्यादा, हंस और माधुरी, और ये बात पता चली पिताजी को। तब ये दोस्तों वो जो गाय का दान दिया गया था निर्मला को, गोदान, कर गई गबन, मंगा लिया कफन। पूस की रात में कायाकल्प करके पहुंची ईदगाह, फिर मानसरोवर, वहाँ से इन लोगों ने किया प्रतिज्ञा, और फिर उस मंगलसूत्र की वजह से शादी अधूरी रह गई और ले लिया संन्यास। विधा हो जाएगी उपन्यास, अधूरा उपन्यास, मंगलसूत्र। लड़की हो गई अनाथ, अनाथ लड़की। और ये कथा है दोस्तों कितने बैलों की, 2 बैलों की। तो 2 बैलों की कथा हो जाएगा। सारी रचनाएं दोस्तों इसमें हो गई, 15-20 जो भी रही होंगी। हो गई क्या, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सेवा सदन, वरदान, करबला, निर्मला,
मर्यादा, हंस माधुरी, प्रेमाश्रम, मानसरोवर, गोदान, गबन, कफन, पूस की रात, कायाकल्प, ईदगाह, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, अनाथ, लड़की, दो बैलों की कथा। तो दोस्तों ये हो गया छायावाद युग। तो छायावाद युग इस तरह कंप्लीट होता है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन है, वो लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और क्लास 10th और 12th वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे छायावादोत्तर युग, और उसमें पढ़ा जाएगा क्या, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता के बारे में पढ़ेंगे।